दोस्तों, एडवोकेट एक्ट 1961 यानी कि 1961 के अनुसार एक एडवोकेट को भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण और विशेष स्थान प्राप्त है और उसे अनेक ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान किए गए हैं जो न केवल उसके प्रोफेशन को प्रभावी बनाते हैं बल्कि न्याय के सुचारू संचालन में भी सहायक होते हैं। सबसे पहले एडवोकेट को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है, जिसे राइट टू प्रैक्टिस कहा जाता है। और ये अधिकार उसे पूरे भारत के किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने की अनुमति देता है, बशर्ते वह संबंधित बार काउंसिल में विधिवत नामांकित हो। इस संदर्भ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा स्टेट बार काउंसिल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो एडवोकेट के पंजीकरण, आचरण नियंत्रण और अनुशासनात्मक कार्रवाई का कार्य करती है। एडवोकेट को अपने मुवक्किल के पक्ष में वकालतनामा दाखिल करने, दलील पेश करने, साक्ष्यों का परीक्षण करने, क्रॉस एग्जामिनेशन करने कई अधिकार होते हैं, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। यही कारण है कि न्यायालयों में विधिक प्रतिनिधित्व के लिए अधिवक्ता की आवश्यकता अनिवार्य मानी जाती है। एडवोकेट को यह भी शक्ति प्राप्त होती है कि वह अपने मुवक्किल की ओर से याचिकाएं, लिखित बयान, अपील, पुनर्विचार याचिका आदि तैयार करके न्यायालय में प्रस्तुत करे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को विधि सम्मत रूप दिया जा सके। इसके अतिरिक्त एक एडवोकेट को राइट टू ऑडियंस प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है कि न्यायालय उसके तर्कों को सुनने के लिए बाध्य होता है और वह न्यायालय के समक्ष विधिक बिंदुओं पर विस्तार से बहस कर सकता है। एडवोकेट की एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति यह है कि वो अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा के लिए विधिक सलाह प्रदान कर सकता है, जिसमें कानून की व्याख्या, संभावित जोखिम का आंकलन तथा उचित कानूनी उपाय सुझाना है। ये शक्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आम नागरिक कानून की जटिलताओं से परिचित नहीं होता। अधिवक्ता को अपने प्रोफेशन के दौरान गोपनीयता बनाए रखने का भी एक विशेष अधिकार और कर्तव्य होता है, जिसे अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज कहा जाता है। अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज कहा जाता है। और इसके अंतर्गत वो अपने मुवक्किल द्वारा दी गई जानकारी को बिना उसकी अनुमति के किसी तीसरे पक्षकार को शेयर नहीं करता। यह सिद्धांत न्याय प्रणाली में विश्वास बनाए रखने का आधार है। साथ ही एक एडवोकेट को अपने मुवक्किल के निर्देशों के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, किंतु यह स्वतंत्रता पूर्णतः निरंकुश नहीं होती, बल्कि उसे कानून और नैतिकता के दायरे में रहकर ही कार्य करना होता है। एडवोकेट को न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि उसी भाषा, आचरण और तर्क न्यायालय की गरिमा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के प्रावधान है, जो प्रोविजंस है, अधिवक्ताओं पर भी समान रूप से लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता को अपने मुवक्किल की ओर से समझौता करने, मध्यस्थता करने, सुलह करने की प्रक्रिया में भाग लेने की शक्ति होती है, बशर्ते उसे इसके लिए स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो। यह शक्ति न्यायालयों पर बढ़ते बोझ को कम करने में भी सहायक होती है। एडवोकेट को फीस निर्धारित करने का भी अधिकार होता है, हालांकि यह फीस उचित और न्याय संगत होनी चाहिए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित आचार संहिता के अनुरूप होनी चाहिए। एडवोकेट को यह अधिकार भी है कि वह किसी मामले को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, यानी वो बाउंड नहीं है कि आपका केस लड़ेगा। उसकी इच्छा है, अगर वो लड़े तो लड़े, नहीं तो मना कर सकता है, सिवाय उन परिस्थितियों के जहां उसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया हो या विधिक सहायता के तहत सेवा प्रदान करनी हो। इस प्रकार उसकी पेशेवर स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। अधिवक्ता को न्यायालय में अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा हेतु सभी वैधानिक उपाय अपनाने की शक्ति होती है, जिसमें एविडेंस पेश करना, गवाहों को बुलाना, दस्तावेजों की मांग करना और आवश्यक हो तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना भी शामिल है। दोस्तों, एडवोकेट की शक्तियों में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वे न्यायालय का अधिकारी माना जाता है, यानी कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जिसका अर्थ है कि वो केवल अपने मुवक्किल के प्रति नहीं बल्कि न्यायालय और न्याय के प्रति भी उत्तरदायी होता है।
इसलिए उसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता का पालन करना आवश्यक होता है। एडवोकेट को न्यायालय में उचित आचरण बनाए रखने, भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत न करने और न्यायालय को गुमराह न करने की जिम्मेदारी होती है। यदि कोई एडवोकेट इन कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें निलंबन है या नामांकन रद्द तक की सजा शामिल है। इसी संदर्भ में स्टेट बार काउंसिल को अधिवक्ताओं के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने और उचित दंड देने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, एडवोकेट को विधिक दस्तावेजों को प्रमाणित करने और शपथ पत्र तैयार करने और विभिन्न जो लीगल कार्रवाइयां हैं उनमें अपने मुवक्किल का मार्गदर्शन करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। इसके अलावा एडवोकेट को न्यायालय के समक्ष विधिक प्रश्नों की व्याख्या करने और संविधान, विधियों तथा न्यायिक जो दृष्टांत होते हैं, जजमेंट्स के आधार पर अपने तर्क प्रस्तुत करने का विशेष अधिकार प्राप्त है, जिसे न्यायालय को उचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। दोस्तों, एडवोकेट को न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अधिकार होता है और वो किसी भी स्तर, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पर अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व कर सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए विशेष योग्यता जैसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR की जो परीक्षा है वो आवश्यक हो सकती है। अंततः एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत अधिवक्ता को जो विशेष शक्तियां प्रदान की गई है वे केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि न्याय के व्यापक हित में है। इन शक्तियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित और प्रभावी विधिक सहायता प्राप्त हो सके। एडवोकेट की जो न्याय प्रणाली का एडवोकेट है वो एक न्याय प्रणाली का अभिन्न अंग है जो कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसकी शक्तियां, अधिकार और कर्तव्य मिलकर एक संतुलित ढांचा तैयार करते हैं जिसके माध्यम से न्यायालयों में निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार अधिवक्ता न केवल अपने मुवक्किल का प्रतिनिधि होता है बल्कि वो न्याय का संरक्षक भी होता है और उसकी विशेष शक्तियां उसे इस महत्वपूर्ण दायित्व को निभाने में सक्षम बनाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से एकदम सरल शब्दों में हर कानूनी बात को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।